दोस्तों व्हाइट बोर्ड देख करके हट मत जाना, अच्छे अच्छे स्मार्ट बोर्ड वाले को ये वीडियो बीट कर देगा दोस्तों, गारंटी के साथ कहता हूं। आज के इस वीडियो में पूरे बुक से मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताऊंगा दोस्तों। इस वीडियो में फुल पैकेज न्यूमेरिकल आपको मिल जाएगा, कहीं भी टुकड़े टुकड़े में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि भौतिक विज्ञान में जो भी न्यूमेरिकल बताऊंगा वही सेम हूबहू आएगा, और अगर चेंज हुआ तो केवल नंबर चेंज होगा, वैरायटी वही होगी। पेपर के बाद मिल लेना है कि ना हो तो ठीक है। तो जैसे बताओ, जिस तरह बताओ, उसे एकदम दिमाग में बैठा लेना दोस्तों। तो बिना देर के आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों फिजिक्स के बेहतरीन से बेहतरीन वायरल और अच्छे वैरायटी के न्यूमेरिकल कराऊंगा दोस्तों। आपका तेल की बूंद वाले से लेकर के बड़े हाई लेवल तक के न्यूमेरिकल, यानी कुल मिला के आप 100 बात की एक बात ये कह सकते हो कि वो न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा जो महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो आ जाओ जल्दी इन दोनों न्यूमेरिकल को पहले देखते हैं। ये दोनों न्यूमेरिकल आपके वैद्युत फ्लक्स पर आधारित है। अब आप कहेंगे वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? बड़ा सिंपल है। अगर कोई आवेश है, ठीक ना, यहाँ से कई सारी रेखाएं निकलती हैं, इन्हें बल रेखाएं कहते हैं, बाहर की तरफ निकलती हैं। यहाँ पे कोई मान लो छोटा सा पृष्ठ है, इस पृष्ठ को यहाँ पे ले जाके रख दिए, तो यहाँ से देखोगे कि पृष्ठ के अंदर से कितनी रेखाएं गुजर रही हैं। तो इस पृष्ठ के अंदर से जितनी रेखाएं गुजर रही हैं उन रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। समझ आई मेरी बातें? और फार्मूला होता है फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अभी एक जगह पे फिलहाल पृष्ठ दिया हुआ है, तो इसलिए ए हटा के आप यस रखते हैं, ठीक ना। ए हटा के क्या रख दोगे? यस रख दोगे। याद रखना वैद्युत फ्लक्स कभी भी पूछेगा और वेक्टर फॉर्म में पूछे तो ज्यादा कुछ करना मत मेरे भाई, बस फार्मूला रखना फाई ई, और यहाँ हो जाएगा आपका ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। वैसे ओरिजिनल में ए वेक्टर होता है, ठीक है। तो ई का वैल्यू कितना है आपके पास? 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप, ठीक है। लग रहा है ना बड़ा इजी है, लेकिन यहाँ पे फंसते हैं लोग। सवाल सेम है, देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे y x तल दे दिया है, एक्सिस। समझ आई मेरी बातें? यही सवाल आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, इसलिए इससे पहले बेस बनाओ, फिर ए वाला ऑटोमेटिक बड़ा इजी लगने लगेगा। इस पे ट्रिक भी बता दूंगा, ठीक ना, कि अगर आपका वाई जेड तल दे या फिर एक्स जेड तल दे या फिर आपका एक्स वाई तल दे, कुछ भी दे, आप आसानी से कर लोगे, ठीक ना। कैसे करना है मैं बताऊंगा, पहले इसे कर लेते हैं। फिर यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? डॉट लगा देना, फिर यस कितना दिया है सरफेस आपका? 10 जे कैप। अब आप देखो ध्यान से सुनना, अब डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हो तो डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है ना, सेम का सेम के साथ होता है, यानी आई वाले का आई के साथ मल्टीप्लाई, जे वाले का जे के साथ, के वाले का के के साथ। तो आई यहाँ है आई कैप, लेकिन यहाँ आई कैप नहीं है इसलिए 0 हो गया। जे कैप यहाँ है, यहाँ जे कैप है, गुणा हो जाएगा। तो 2 का 10 से गुणा करोगे हो जाएगा 20, और जे का जे से जब डॉट प्रोडक्ट में लिखा जाता है तो इसका वैल्यू होता है 1 होता है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए जे गायब हो जाएगा, ठीक है। बात आपको समझ आ रही है दोस्तों? तो यहाँ पे जे लिखना नहीं है, केवल आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है नंबर का। अब यहाँ 7 के कैप है, यहाँ तो है नहीं के कैप, इसलिए 0 हो गया। तो कुल मिलाकर आपका 20 आ गया, आंसर हो गया। कितना इजी था सवाल। यहाँ भी देखो तो वही है लगभग, ई का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक ना, और आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है, दिख रहा है, मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का ही होता है वैल्यू। तो कह रहा है कि वैद्युत फ्लक्स बता दीजिए क्या होगा। यहाँ पे बात पकड़ो ना, देखो आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है, यानी ई का वैल्यू, ठीक है। फिर इसके बाद क्या दिया है? 0.2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, ठीक ना, यानी क्षेत्रफल भी मिल गया, ई भी मिल गया। लेकिन फर्क क्या है, सवाल फिर भी ये कठिन क्यों है मैं समझाता हूं। यहाँ पर अगर आप देखो तो इस वाले वैल्यू में आई कैप जे कैप इस टाइप की चीजों का जिक्र हुआ है, लेकिन इस वाले पॉइंट पे देखो 0.2 दिया है, मीटर स्क्वायर दे दिया है, ना तो आई कैप है, ना तो जे कैप है, ना तो के कैप है। जब तक यहाँ पे कैप नहीं पता चलेगा कि आई कैप वाला है या जे कैप वाला है या के कैप वाला है, तब तक आप सवाल नहीं कर पाओगे, आप गलत कर दोगे। तो कहोगे सर तब पता कैसे चले? तो देखो ध्यान से, ये बात आपको पता होगा, एक्सिस आप जानते होंगे कि एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। ध्यान से सुनना मेरी बात, एक्स वाले के लिए आई कैप काम करता है, वाई वाले के लिए जे कैप काम करता है, और जेड वाले के लिए के कैप काम करता है। ध्यान से सुनना। अब आपसे एक सवाल करता हूं, यहां क्या दिया है? वाई जेड दिया है, ठीक ना। वाई जेड का मतलब होता है कि वाई यानी जे कैप, जेड यानी आई कैप। इसमें वाई जेड दिया है, तो इसमें अब्सेंस कौन है, यानी कौन गायब है? तो आप कहोगे एक्स गायब है। तो एक्स गायब है तो एक्स के लिए कौन है? आई। एक्स के लिए आई कब? इसका मतलब साबित हो गया कि इस जगह पे, क्षेत्रफल वाले जगह पे, यानी ए वेक्टर के जगह पे जो 0.2 दिया, इसके बगल में आई कैप लग जाएगा। समझे कि नहीं मेरी बात? अगर आपको यहाँ वाई जेड तल न दिया होता, मान लीजिए एक्स जेड तल दिया होता, क्या दिया होता? एक्स जेड तल। सवाल वही सेम है मेरे भाई, बस आपको यहाँ पे बस ये पता लगाना है आई जे, फिर उसके बाद सेम वही चीज करोगे जो यहाँ मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट में निकाला।
मस्त सवाल, कॉन्सेप्ट क्लियर करो ताकि सवाल यहाँ कुछ भी घुमा के दे दे, नंबर चेंज कर दे तो एक कहने की जरूरत ना पड़े मूर्ख वाले स्टूडेंटों की तरफ, अरे यार जो सर जी बताए थे वो आया नहीं यार, वहां पे 5 था और सर तो बताए थे वहां पे 3 था। अरे यार कॉन्सेप्ट बड़ी मायने रखती है, वेराइटी चाहिए आपको, वेराइटी समझनी है ना मेरे भाई, आपको खेलना है ना सवाल के साथ, तब ना मजा आएगा। तो ध्यान से समझो, तो यहां पे क्या हो गया, अगर एक्स जेड दिया है तो इसमें गायब कौन है, वाई, तो इसका मतलब जो भी वैल्यू आएगा वो जे के हिसाब से चलेगा। ठीक है, अगर मान लो यहां पे आपका, मान लो यहां पे आपका दोस्त, अब मान लो दोस्त यहां पे आपके पास, मान लो दोस्त यहां पे आपके पास एक्स वाई तल है, क्या है, एक्स वाई तल है, तो जेड गायब है तो के कैप के हिसाब से चलेगा। समझे कि नहीं मेरी बातें? तो अभी आपका ये सवाल किसके हिसाब से हल होगा, आई कैप के हिसाब से, समझे कि नहीं? और आपको निकालना क्या है, वैद्युत फ्लक्स। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई डॉट ए, इसका वैल्यू कितना है आपके पास 1.2 आई कैप प्लस 1.6 जे कैप डॉट ए वेक्टर का वैल्यू कितना मिला आपके पास 0.2 आई कैप। अब बताइए जे का तो गुणा होगा नहीं, जे उधर है नहीं, ये 0 हो गया, आई का, आई वाले के साथ गुणा करोगे तो 1.2 का 1.2 का 0.2 के साथ गुणा कर दो, 12 दूनी 24 यानी 0.4 0.24 लगभग आपका आंसर आएगा। समझ आई मेरी बातें, क्लियर हुआ, मजा आया? अब बताओ, दिल से बताओ, ईमानदारी से बताओ कि क्या इस वैरायटी पे आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे? आप अगर इस चैप्टर को पढ़े भी नहीं होगे ना मेरे भाई, तो भी सवाल देख के समझ जाओगे। यही तो है मजा, यही तो है तरीका मेरा, कि आप अगर कम जानकारी भी रखे हो तो भी आप कर सकते हो। ऐसी टेक्निक देता हूं मेरे भाई, फील कराता हूं मेरे भाई। समझ आई मेरी बातें? आ जाओ अगले न्यूमेरिकल पे चलते हैं। अब दोस्तों इस क्वेश्चंस को देख लो, यहाँ पे डायग्राम देख के डर मत जाना, आपको इसको बनाना नहीं है एग्जाम में, ना तो आपको इसको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, फिर भी हल्का सा मैं कुछ समझाऊंगा, समझ लेना, ठीक है? फॉर्मेलिटी के लिए काम तो यहाँ पे कराऊंगा मैं, ताकि क्वेश्चन देखते ही आप वहां पे कर लो, इतना टेक्निक शानदार बताऊंगा। वैद्युत फ्लक्स पर आधारित ये तीसरा क्वेश्चन है, इसके अलावा आपको वैद्युत फ्लक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। समझ आई मेरी बातें? देखिए कैसे क्या है, कि यहाँ पे कह रहा है एक समरूप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है, कितना दिया है 5×10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलाम। याद रखना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलाम होता है, ठीक है? और कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार एक समतल है, ये देखिए, ये वर्गाकार एक समतल है जिसकी भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर। वर्ग भला ही दिया है, लेकिन जब आप फार्मूले में वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए एरिया चाहिए ही, तो एरिया पूरे का नहीं निकालोगे, किसी एक पृष्ठ का निकालना, ठीक है? जैसे यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है तो एक पृष्ठ का एरिया निकालोगे तो कितना हो जाएगा 10×10 हो जाएगा, यानी 100 हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसे मीटर में बदलोगे तो तुम्हारा 100×10⁻⁴ आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100×10⁻⁴। बहुत लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, अगर कंफ्यूज हो गए तो लो ऐसे कर लो, जो 10 सेंटीमीटर है इसको पहले ही क्या कर लो मीटर में बदल लो, तो मीटर में बदलोगे तो 10⁻⁻² लगाना पड़ता है, सेंटीमीटर हटा के जब मीटर में लाओगे तो 10⁻⁻² लगाना पड़ता है। ये सब दिमाग में बैठाते जाओ, अनगिनत जगह यूज होगा, एक ही जगह थोड़ी, ये नॉलेज इकट्ठा करते जाओ, ठीक है? अब देखो ध्यान से समझना, अब इसका क्या है, एक भुजा है, तो भुजा गुणे भुजा होता है ना, निकालने के लिए वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, तो 10×10⁻², 10×10⁻², सॉल्व करके देख लेना, तुम्हारा 10⁻²आएगा, ठीक है ना? पूरा कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा 10⁻², तो तुम्हें क्षेत्रफल मिल गया 10⁻²। अब ये आई कैप के साथ है, जे कैप के साथ है या के कैप के साथ है, वो कैसे पता चलेगा? यहाँ पे जो तल दिया हुआ है, अभी जस्ट बताया था ना पिछले सवाल में, तो वर्गाकार समतल पृष्ठ वाई जेड तल पर स्थित है, ठीक है? वाई जेड जो तल है उसी के समांतर स्थित है, समांतर यानी ऐसे पैरेलल। ये अगर मेरा हाथ समझ लो वाई और जेड है, इसी के सामने इसका पृष्ठ है वर्गाकार का, ऐसे आमने सामने, समझ आ रहा है? तो ये वाला किस पे दिख रहा होगा, एक्स पे ना, एक्स पे दिख रहा है ना, इसका मतलब आई कैप काम करेगा। कुछ याद आया टेक्निक? फिर कहता है पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, लो निकाल लो वैद्युत फ्लक्स, फाई ई कितना हो जाएगा, देखते जाना कितना इजी लगेगा, क्वेश्चन पढ़ पढ़ के कर रहा हूँ, ठीक है? तो फाई ई बराबर हो जाएगा, ई का वैल्यू कितना है 5×10⁻³ डॉट, सॉरी आई कैप डॉट, फिर ए वेक्टर कितना है आपके पास 10⁻² आई कैप। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो फाई ई बराबर कितना आ जाएगा आपका 5
गुणे 10⁻³ और 10⁻−2 कितना हो जाएगा, 10⁻1 हो जाएगा। और आई लिखने की जरूरत है नहीं, तो 1 का मतलब कोई रहा नहीं, यानी 50 आ गया आपका। कितना आ गया दोस्तों, 50 आ गया। अब बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ? आपका आधा से ज्यादा क्वेश्चन खत्म हो गया, आपका आधा से ज्यादा क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, अगर ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर मिल गया। अब इसके बाद यहीं पे खेल खेलता है, कह रहा है कि जो अभी फिलहाल अगर ये ऐसे है, समांतर है, पैरेलल, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा वो कैसा होगा, जाहिर सी बात है 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि इस डब्बे को 30 डिग्री ऐसे उठा दिया गया एक्स एक्सिस से। इस डब्बे को अगर देखो, ये जो डब्बे का सतह है नीचे वाला, ये इसको ऐसे 30 डिग्री ऊपर कर दिया गया है, ऐसे। समझ आ रही मेरी बात? ये डब्बे का सतह जो है 30 डिग्री ऊपर दिख रहा है, ये 30 डिग्री ऊपर है। तो बताओ यहाँ पे बचा हुआ अब कितना है, तो जाहिर सी बात 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री बचा हुआ है, कितना बचा है, 60 डिग्री। अब 60 डिग्री की वजह से वैद्युत फ्लक्स कितना है ये बताना है। 60 डिग्री के वजह से तब कितना वैद्युत फ्लक्स होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो अब आप एक चीज सोचो, अब यहाँ पे तब ध्यान से सुनना। तो आपको एक तरह से थीटा मिल गया, थीटा कितना हो गया, 90 - 30 बराबर 60 डिग्री हो गया। बस इतना ही काम है। हर बार कोई भी क्वेश्चन आए, नंबर कितना भी बदल दे, वैरायटी पहचान लोगे ना। अब इतना तो करना पड़ेगा ना दोस्त, अगर आप वैरायटी पहचान लोगे तो सवाल कुछ भी पूछ दे, फोड़ क्या हो गया। ठीक है, तो अब आपको निकालना है फाई ई। ठीक है, किसकी वजह से, ए बी। अब थीटा आ गया तो कॉस थीटा यूज हो जाएगा। जब भी कोड यूज होगा तो ए फार्मूला जो है आपका ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, डॉट हटेगा तो जाहिर सी बात क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। और इतने का वैल्यू आपके पास पता चल चुका है, 50 है। ठीक है, कहाँ है, 50 है। और क्या है यहाँ, कॉस थीटा। थीटा जब कितना है दोस्तों, 60 डिग्री। तो 50 गुणे कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, काटोगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। बताओ, समझे? जब 30 डिग्री ऊपर उठा दिया जाएगा तो इसका वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। समझ आई मेरी बातें? पहले 50 था, अब कितना हो जाएगा, 25। आपका 4 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हुआ, बड़ा इजीली समझ आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखना दोस्तों। वाह क्या बात है छोरे, तेरी न्यूमेरिकल्स में मजा आ जाएगा दोस्तों, ध्यान से समझना। यहां पे अब आपका संधारित्र पर स्थितिज ऊर्जा पूछने वाला पक्का आता है क्वेश्चन। ठीक है, U इक्वल टू क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर होता है। क्या होता है, U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे क्या कह रहा है, अगर नॉर्मल भी सवाल है और थोड़ा डिफिकल्ट भी है, दोनों वैरायटी, मतलब हर तरह का सवाल करा रहा हूं। अगर इजी पूछे तो भी आप कर लो, थोड़ा डिफिकल्ट कर दे तो भी, यानी ऐसे कान पकड़े तो भी आप कर लो, ऐसे घुमा के कान पकड़े तो भी आप कर लो। समझ आई मेरी बात है? यानी कहने का मतलब है कि एग्जाम सेंटर पे पहुंचो तो फुल पावर में, फुल कॉन्फिडेंस के साथ पहुंचो कि अब तो फाड़ के रख देंगे, डर बिल्कुल ना रहे। तो ध्यान से समझना, 2 वोल्ट तक विभवांतर, 2 वोल्ट लो, लिख लो, वोल्ट कितना है, 2 वोल्ट तक विभवांतर। फिर कह रहा है विभवांतर से आवेशित 10 माइक्रोफैरेड धारिता, धारिता को बोलते हैं सी। ठीक है, धारिता किसे कहते हैं पता है ना, आवेश धारण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। आवेश धारण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। संधारित्र क्या है, जब 2 प्लेट यही काम करते हैं मिल करके तो उसे संधारित्र कहते हैं। तो ध्यान से समझना, 10 माइक्रोफैरेड, हमें क्या निकालना बच्चा, 10 माइक्रोफैरेड। फैरेड देखो, माइक्रो जब हटाओगे तो 10⁻⁻6 लग जाएगा, ये माइक्रो हटाओगे 10⁻�6 फैरेड हो जाएगा। ठीक है, और आपका U इक्वल टू होता है हाफ CV स्क्वायर। वैल्यू रख दोगे, आंसर आ जाएगा आपका। कर लोगे पक्का ना? अब ध्यान से समझो, यहीं पे पूरा खेल है, इसकी क्रोनोलॉजी को समझो। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक 10 माइक्रोफैरेड के संधारित्र का विभवांतर इतना से इतना बदल जाता है। यानी कोई संधारित्र है, उसका विभवांतर एक समय 100 वोल्ट रहता है। मान लो क्या, संधारित्र, संधारित्र कैसा दिखता है, 2 प्लेट होते हैं कुछ दूरी पर, और इसे कहा जाता है समांतर प्लेट संधारित्र। क्या बोला जाता है, समांतर प्लेट संधारित्र। इसकी कोई इसकी कोई वोल्टेज है 100 वोल्ट। ठीक है, जब वोल्टेज 100 रहा होगा, ठीक है, धारिता तो बदलेगी नहीं, पता ही है। जब एक बार सेटअप हो गया तो धारिता सेम रहेगी, धारिता नहीं बदलती, फिर C नहीं बदलता। C का वैल्यू V के बदलने से, V के बढ़ने या घटने से C का वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जानकारी के लिए बता दो, C का मान V और Q पे निर्भर नहीं करता। C का मान, ये जो आपका प्लेट है, प्लेट की लंबाई, क्षेत्रफल, बीच की दूरी, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। समझ आए मेरी बातें? ये भी पूछा जा सकता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की निर्भरता बताइए किस पर करता है। ठीक है, या टिक आउट क्वेश्चन में भी दे सकता है। तो ध्यान से समझिए, तो यहाँ पे कह रहा है कि जब भाई वोल्टेज 100 रहा होगा तो उसकी कोई ना कोई स्थितिज ऊर्जा रही होगी। फिर कहता आगे चल करके वोल्टेज जब 200 कर देते हैं तो जाहिर सी बात है स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हुई होगी। तो यहाँ पे कह रहा है कि 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में वृद्धि की गणना कीजिए।
तो जब भी इस तरह का सवाल आए तो फार्मूला तो पता ही है, वही स्थिति ऊर्जा पूछ रहा है तो फार्मूला वही लगेगा, हाफ CV स्क्वायर। लेकिन यहाँ 2 बार यूज हो रहा है हाफ CV स्क्वायर, तो याद रखना बड़े वाले को पहले लिखना, छोटे वाले को बाद में। इसे कर दो हाफ C तो बदलेगा नहीं, इसे V2 कर दो, इसे V1 कर दो, फार्मूला बन गया। अब यहाँ से कॉमन ले लो, हाफ C कॉमन ले लोगे तो बचेगा V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। ठीक है, जगह नहीं यहाँ पे कर देता हूँ, तो U इक्वल टू हो जाएगा हाफ C का वैल्यू कितना है 10 गुणे 10 घाते माइनस 6 हो जाएगा, क्योंकि माइक्रो हटाओगे तो 10 घाते माइनस 6 हो जाएगा। और V की जगह कितना हो जाएगा, V2 की जगह बड़े वाले को पहले रखा जाता है ना, याद रखना 200 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर। अब इसे आप लोग कैलकुलेट करोगे, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक ना, क्योंकि हमें समय भी तो बचाना है ना, तब ना आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, एक तो हम डलिया भर के क्वेश्चन दूंगा आपको, तभी ना मजा आएगा करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना दोस्तों, दिल छू देगा, कुछ नॉलेज भी मिल जाएगा। और ये तिल की बूंद वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, या कण वाला जो लटकता रहता है दो आवेशों की प्लेटों के बीच में, जहां ग्रेविटी यानी काम करती है स्मॉल g, ऐसे क्वेश्चन क्या बताओ भाई, आने का चांसेस 90% से ज्यादा होता है। पहले तो कुछ नॉलेज इकट्ठा कर लो, फिर सवाल पढ़ते हैं। ठीक ना, नॉलेज क्या है कि अगर कोई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या कह लो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की तरफ है, और इस वैद्युत क्षेत्र के बीच में पड़ गया प्लस Q आवेश, ठीक है, तो इस Q आवेश पर बल किधर की तरफ लगेगा, तो याद रखना वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगेगा। समझ रहे मेरी बात है, जो बल काम करेगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही काम करेगा, ये दिमाग में रख लेना, क्योंकि आपको पता है ना वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होता है, F/Q होता है। तो लगने वाला जो बल होता है वो क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू E इंटू Q हो जाएगा। ये दिमाग में रखना, ठीक है। और अगर ये माइनस होता, जैसे मान लो ये माइनस है, तो इस पर लगने वाला बल जस्ट अपोजिट दिशा में होता है। समझ आए मेरी बातें। अब यहाँ कह क्या रहा है सवाल, जरा पढ़ना। कह रहा है कि दो आवेशित क्षैतिज प्लेट है, ठीक ना, क्षैतिज का मतलब होता है ऐसे, इधर की तरफ क्षैतिज, वो हो वह समझ, एक प्लेट ए हो गया, वह एक प्लेट ए हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या है, बीच में, ये बीच में कोई कण है जो लटक रहा है, ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है। अगर लटक रहा है, जब शब्द यूज हुआ लटक रहा है, तो समझ लेना ग्रेविटी अपने आप आ जाएगी। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, एफ इजिकल टू, जिसे भार कहते हो, एम इंटू जी होता है। ये जो एफ है भार है, भार का मात्रा क्या होता है, न्यूटन ही होता है, ठीक ना, याद रखना। और ये आवेश है, आवेश का कितना दिया है वैल्यू, आवेश कितना दिया है, क्यों, यहाँ पे देखो 2.4 गुणे 10 घाते माइनस 18 कुलाम दिया है। और इस कण का भार यम कितना दिया हुआ है, 4 गुणे 10 घाते माइनस 13 किलोग्राम। ध्यान से समझना दोस्त, ये सब सवाल बहुत इजीली आपको डिलीवर करूंगा, एकदम इजीली तरीके से, अब फील भी होगा, मजा भी आएगा, नहीं तो आप ऐसे सवालों में कंफ्यूज हमेशा रहोगे, ठीक है। अब यहाँ तक आपको समझ आ गया, जैसे जैसे बता रहा हूँ समझते जाओ, कहानी की तरह समझो। अब ध्यान से समझो, इसका मतलब एक कोई फोर्स है, इसका मतलब एक कोई फोर्स, ये नीचे इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि एक फोर्स जो काम कर रहा है वो क्यों, इसके जस्ट अपोजिट काम करेगा, चाहे जैसा भी प्लेट बनाओ, ठीक है। अब इसके जस्ट अपोजिट अगर ये काम कर रहा है, तो इसका मतलब ए और ये दोनों बराबर होंगे, तभी ना भाई, ना तो ये नीचे जा पा रहा है ना तो ऊपर। एक ठो रस्सी अगर ले लो, इधर से भी खींच रहा है उधर से भी खींच रहा है, लेकिन इधर से भी बल लगा के कस के खींच रहा है, उधर से भी बल लगा के कस के खींच रहा है, लेकिन रस्सी एक ही जगह रुका हुआ है, इसका मतलब दोनों का बल एक जैसा है। तो इसका मतलब आपका फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, ई क्यू बराबर एम जी। और ई को चाहो तो तुम क्या लिख सकते हो, ई बराबर होता है भी इंटू डी होता है। देखो ये सब पता होना चाहिए आपको, ठीक ना। विभव और प्लेट के बीच की दूरी, इस प्लेट पर जो विभव है और प्लेट के बीच की दूरी जो है उसका डिवाइड करोगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता चल जाएगा। तो ई हटा करके क्या लिख सकते हो, भी बाई डी लिख सकते हो, इधर आ गया एम जी, ठीक है। डी अब ध्यान से समझना, ठीक ना, क्यू भी है यहाँ पे, ठीक है। अब भी निकालना है तो क्या हो जाएगा आपका, डी ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी डी बटा क्यू आएगा, यही देख लीजिए आप लोग, डी ऊपर चला जाएगा क्यू नीचे आ जाएगा, वैल्यू रख दो, एम का वैल्यू, जी का वैल्यू, डी का वैल्यू और क्यू का वैल्यू, तो आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आप करोगे, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। अब इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखना दोस्तों, कह रहा है कि दो समान आवेश प्लस क्यू है। ध्यान से समझना दोस्तों, इस क्वेश्चन को कह रहा है दो समान आवेश प्लस क्यू है। प्लस क्यू जो है दो आवेश है, दो आवेश यानी दो बार, एक बार यहां और एक बार यहां, और यही सेम आवेश कितनी दूरी पर स्थित है, 2a दूरी पर रखे गए हैं। ये दोनों प्लस क्यू आवेश जो है, यहां भी प्लस क्यू, यहां समान आवेश हो गए, दोनों समान आवेश हो गए दोनों, और बीच की दूरी कितनी हो गई, 2a हो गई। फिर कहता है कि एक तीसरा आवेश और आता है -2q, ठीक है, और इन दोनों के मध्य बिंदु पर आकर के रख दिया जाता है। इन दोनों का मध्य बिंदु यानी एकदम सेंटर, ये देखो बीच वाला, ठीक ना, इसका मिड पॉइंट, ठीक है, इस मध्य बिंदु पर
इस बिंदु पर अगर एक नाम दे दे, इस बिंदु को नाम दे दे 1, इस बिंदु को नाम दे दे 2, इस बिंदु को नाम दे दे 3, तो इस 3 वाले पॉइंट पे क्या है हमारे पास -2q आवेश है। ठीक है, अब कह रहा है, ध्यान से समझना, रख दिया जाता है तो निकाय, ये जो पूरा सिस्टम बन गया, ये सिस्टम को निकाय कहते हैं। ठीक ना, हिंदी में ये जो पूरा सिस्टम बन गया, इसकी स्थितिज ऊर्जा बताइए क्या होगी। अब हर जगह स्थितिज ऊर्जा पूछ दे तो यही मत ठोक देना कि U बराबर हाफ CV²। ये हमेशा याद रखना समांतर प्लेट संधारित्र के लिए है। ठीक है, ये धारिता के लिए है, धारिता शब्द यूज हो रहा है यहाँ पे, समझ आई मेरी बात है। और ये तो सिंपल सा आवेश है, दो आवेश स्थित है एक दूसरे की दूरी पे, कुछ दूरी पे। जब आवेश स्थित हो एक दूसरे की दूरी पे तो तुम्हारा जो V बराबर होता है ना, हाफ V बराबर जो होता है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, तो जो V बराबर होता है ना आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बाई R, यही V जो होता है यही स्थितिज ऊर्जा होगा। यही फार्मूला बस U के फॉर्म में लिख दोगे तो क्या होता है, यही स्थितिज ऊर्जा होता है। समझे? अब बताओ स्थितिज ऊर्जा, अब इस पूरे सिस्टम का स्थितिज ऊर्जा कितना होगा, ध्यान से समझो। एक बार 1 से 3 पर होगा, हाँ या ना, प्लस एक बार 3 से 2 पर होगा, हाँ या ना, फिर प्लस एक बार 1 से 2 पर होगा, हाँ या ना, 1 से 2 पर। अब फार्मूला बैठा हो, ये हो गया कुल स्थितिज ऊर्जा। तो U बराबर क्या हो जाएगा 1 से 3, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ध्यान से समझना। ठीक है, यहाँ पे याद रखना Q1 Q2 कर लेना। ठीक है, क्योंकि 2 बार यूज हो रहा है ना। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या है दोस्तों, हम पहले कहाँ जा रहे हैं 1 से 3 पे, तो 1 से 3 क्या है, Q है 1 पे, और 3 वाले पे क्या है -2Q। दूरी नीचे वाला R क्या है, दूरी। तो अब बताओ यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी होगी। अरे भैया कोई पागल होगा वो बता देगा, अगर टोटल 2a है तो आधा कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हुई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी a, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नीचे में a हो जाएगा। फिर 3 से 2 चलो, 3 से 2 चलो, तो वही चीज मिलेगा यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, फिर क्या हो जाएगा -2Q इंटू Q बटा a। फिर अगला क्या है आपके पास 1 से 2, तो क्या हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q इंटू Q बाई 2a। होगा कि नहीं दोस्तों, बिल्कुल होगा। अब देखो इसमें से कॉमन क्या हो रहा है, कॉमन का मतलब एक जैसा क्या है, तो देखो ध्यान से समझना, Q होगा, Q होगा, Q होगा, यानी ऊपर में Q² कॉमन होगा और नीचे में 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट कॉमन होगा। ए यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, तो इंटू में ए भी कॉमन होगा। अब बचा क्या आपके पास, बताओ सोच के देखो, यहाँ पे -2 बचा, हाँ या ना में जवाब चाहिए। ठीक है, यहाँ भी क्या बचा -2 बचा, फिर प्लस क्या बचा यहाँ पे, ये तो चला गया बाहर, नीचे में इस बार आपके पास 2 बचा, ऊपर में नहीं, 1/2। समझे मेरी बात, इसे कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा आपके पास -4। अब इसे सॉल्व कर दो, आपका जो भी आंसर आएगा यहाँ पे लिख देना। अब बताओ समझ आए, कर लोगे इस तरह का, अब कर लोगे ना इस तरह का भी क्वेश्चन आएगा तो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चंस को ध्यान से देखना दोस्तों, आपका दिल खुश हो जाएगा, आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। इस पे डेरिवेशन भी पूछा जाता है और ये न्यूमेरिकल भी उसी पैटर्न पे है। डेरिवेशन कौन सी बात कर रहा हूँ, मैंने कराया, आप जाके देख सकते हो, वन शॉट वीडियो में है। ठीक ना, थंबनेल दिखा दूं, यहाँ पे देखो। ठीक है, इसमें टोटल के टोटल इस चैप्टर से डेरिवेशन संधारित्र वाले जितने भी इंपॉर्टेंट है सब करा दिया है मैंने। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या याद है, क्या ये बात आपको याद है कि अगर कोई समांतर प्लेट संधारित्र हो, ठीक है, इसके बीच की दूरी कितनी है, मान लेते हैं d है। ठीक ना, जब इसके बीच में कोई परावैद्युतांक नहीं रखा है, परावैद्युतांक का मतलब वही कागज प्लास्टिक ये सब चीजें जो कुछ अलग हो, ठीक ना, यहाँ बीच में कोई परावैद्युतांक नहीं रखा है, तो उस दौरान इसकी जो धारिता c है, जब कोई है y, अगर यहाँ पे सोचो जब यहाँ पे कोई परावैद्युतांक है ही नहीं तो इसकी जो धारिता होगी उसे c नोट कहना। क्या कहना, c नोट। अब फार्मूला तो आपको पता ही है, ए एप्सिलॉन नोट बाई डी होता है। तो इसकी धारिता कितनी दी गई है, 3 माइक्रोफैराड दी गई है। कितनी, 3 माइक्रोफैराड। देख सकते हो एक समांतर प्लेट संधारित्र वायु में, यानी यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक ना, परावैद्युतांक कुछ नहीं है, तो उस दौरान इसकी धारिता कितनी है, इतनी है। सुनते जाओ मेरी बात को, फील होता जाएगा। फिर उसके बाद कहता है कि अगर इसी प्लेट में के परावैद्युतांक लगा दिया जाए, ठीक ना, यही प्लेट हो, प्लेट यही हो, समझ आ रही मेरी बातें, प्लेट यही सेम हो, बीच की दूरी भी क्या हो, सेम हो, ठीक है, ध्यान से समझना। अगर यहाँ कोई परावैद्युतांक डाल दिया जाए कुछ इस तरह से के नाम का, ठीक ना, जिसकी दूरी कितनी है, इसकी दूरी कितनी है, कहाँ पे दिखा दो, यहाँ पे दिखा देता हूँ, दूरी कितनी है 3d/4 है। किसकी, इस परावैद्युतांक के
इन दोनों प्लेट के बीच में जो परावैद्युतांक रखा गया है, इसकी जो चौड़ाई है दूरी वो कितनी है, इतनी है। ध्यान से समझना, जिसे तुम टी बोलते हो, क्या बोलते हो, टी बोलते हो, ध्यान से समझना। तो कह रहा है जब यहाँ परावैद्युतांक रख दिया जाता है तो धारिता इतनी थी ना, अब इसकी धारिता कितनी हो जाती है, इसी 6 माइक्रोफैरेड हो जाती है। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे कितना परावैद्युतांक है, के का वैल्यू पूछ रहा है। अब सवाल समझ आ गया, फील हो गया। अब देखो समझो, तुम सबसे पहले ये लिखना जो दिया हुआ है, काम आएगा, यही है ना, कितना है, 3 माइक्रोफैरेड। इसको माइक्रोफैरेड हटा दो, मान लो अभी 3 है। अच्छा चलो लिख देते हैं माइक्रोफैरेड। ठीक है, यहां तक हो गया। अब तुम्हें कह रहा है, ध्यान से समझना, मेरी बात को समझना, अगर कोई परावैद्युतांक रख दिया जाता है तो उसका फार्मूला क्या होता है, C इक्वल टू, मालूम है आपको, जाके देखो डेरिवेशन, मेरा समझ आ जाएगा, प्रूफ कराया इसको मैंने, जो लिख रहा हूँ यहाँ पे, D माइनस टी प्लस टी बाई के होता है। नहीं पता तो जाके चेक करो। और C का वैल्यू कितना दिया है उस दौरान, 6, तो C की जगह कर सकते हो 6 ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब दोस्तों टी की जगह पे क्या रखोगे, टी का वैल्यू कितना है, ये देखिए यहाँ पे क्या है आपका 3d/4, फिर प्लस इस टी की जगह पे भी 3d/4/k आप ऐसा कर लोगे। फिर उसके बाद इसको सिंपल करते हैं, कैसे देखो ध्यान से, तो 6 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई, अब यहाँ पे जैसे बता रहा हूं वैसे सुना दोस्तों, यहाँ पे क्या है आपका डी है, फिर माइनस है 3d/4, यहाँ पे क्या है आपका 3d/4, ध्यान से समझते हैं जैसे जैसे बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका d हो जाएगा, फिर माइनस 3d/4 हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा। अब इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 3d/4k हो जाएगा। अब आपसे एक सवाल करूंगा, उसका जवाब आप दीजिएगा। यहां से हम चाहे तो, यहां से अगर हम चाहे तो हर जगह से d को कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल ले सकते हैं। और अंदर में क्या बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1, यहाँ बचा 3/4 प्लस यहाँ क्या बचा 3/4 इंटू के बचा। ये बचा दोस्तों, ध्यान से समझना जैसे जैसे बता रहा हूँ। अब सबसे खास बात यहाँ पे क्या है, जो सबसे मजा आएगा आपको देख करके, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो दोस्तों, इससे पूरी को देखो ध्यान से, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी के बराबर में क्या है 3 माइक्रोकूलम। यहाँ पे आ जाएगा आपका नीचे क्या बचा 1 माइनस 3/4 प्लस 3/4 के, यही बचा आपका। अब इसे आप कैलकुलेट करके के का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैलकुलेट करके क्या कर सकते हो, के का वैल्यू मैं निकाल देता हूँ। देखिए यहाँ पे इसको कैलकुलेट करो, इसको केवल कितने को, तो आपका आएगा 4 एकम 4, 4 में 3 गया, यानी कुल मिला के 1/4 आएगा आपका। ठीक है, ध्यान से सुनिए। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ऊपर में 3 हो जाएगा, 3 भी कर सकता है 6 से काटोगे तो, ठीक ना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 2 आ जाएगा कुल मिला के। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, बराबर में आपका बचेगा ऊपर में सी के 1 बचा, और नीचे क्या बचा 4 के का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 4 के प्लस 12/416 की, यही आएगा अल्टीमेट आ जाएगा। तो 16 के ऊपर हो जाएगा, नीचे में कितना हो जाएगा 4k प्लस, अभी 2 की तरफ पूरा हो जाएगा, कितना हो जाएगा इधर होगा 8k, 12 दूनी 24 बराबर 16 के, 8 के उधर चला जाएगा तो 24, 16 के 8 उधर चला गया तो माइनस हो गया 8 के, तो 24 घटाओगे कितना बचेगा 8 के, 24/8 बराबर के 8 3 24, यानी के का वैल्यू सीधे सीधे 3 आ गया। अब बताइए इस तरह का सवाल एकदम अच्छे से कर लोगे कि नहीं। चलो आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब दोस्तों आपको पता ही है, बार बार लिखना क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम के, फिर मिटाना लिखना, बहुत सारा समय चला जा रहा है। इसलिए मैं अब क्या करूंगा, यहाँ क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा, ठीक है, उसका फोटो, और मैं यहाँ पे डायरेक्टली पढ़ के करूंगा। जैसा कि यहाँ क्वेश्चन आप देख रहे होगे, कह रहा है 1.5 वोल्ट वैद्युत वाहक बल, यानी वैद्युत वाहक बल कितना दिया हुआ दोस्तों 1.5 वोल्ट। ध्यान से समझना दोस्तों, ठीक है, वैद्युत वाहक बल कितना दिया है 1.5 वोल्ट दिया है, और कह रहा है बल वाले सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.1 है। आंतरिक प्रतिरोध 0.1 है दोस्तों, याद रखना, आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम है। और कह रहा है सेल को, अभी मैं डायग्राम बना के समझाऊंगा, चिंता मत करना, ठीक है, सेल को 2.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर को बोलते हैं, ठीक ना, भूलना मत ये सब चीजें, नहीं तो जान लेना मार्क्स आपका गड़बड़ा जाएगा।
फिर क्या रहा है जोड़ने पर, तो इसका बीच का विभवांतर यानी भी आपको पता लगाना है। तो सबसे पहले तो जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी आंतरिक प्रतिरोध जैसे चीजों का जिक्र होने लगे, सुनना मेरी बात को, ये देखो ये बैटरी हो गया आपका, ठीक ना, सेल हो गया। अब सेल पे क्या है, एक आंतरिक प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब तो समझते हो ना, रुकावट, करंट को रोकने वाला, ठीक ना, याद रखना। तो इसे स्मॉल आर कहेंगे, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा सेल का, ये हो गया बैटरी तुम्हारा, और इस बैटरी का हो गया आंतरिक प्रतिरोध। और इस सेल को बाह्य प्रतिरोध से जोड़ा गया है, किसी बाह्य प्रतिरोध यानी आर से, ठीक है। तो कह रहा है अब इसके बीच जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो बताओ। कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जब इस फॉर्मेट पे सवाल आए तो आई का जो फार्मूला होता है, ये तो हर कोई जानता है, आई इज इक्वल टू क्या होता है, भी बाई आर होता है, लेकिन यहाँ भी जो होगा ईएमएफ वाला लगेगा, ठीक है। ये हो गया। अब जैसे ही ईएमएफ वाला भी लगाओगे, ध्यान से सुनना, भी की जगह पे जैसे वैद्युत वाहक बल वाला लगाओगे तो यहाँ पे प्रतिरोध तुम्हारा केवल आर नहीं रह जाएगा, अब यहाँ पे टोटल प्रतिरोध जोड़ा जाएगा। तो टोटल प्रतिरोध यानी धारा को कुल रुकावट कहाँ पे मिली, जब ऐसे करंट आगे की ओर बढ़ रहा होगा तो ऐसे यहाँ रुकावट पैदा होगी, फिर यहाँ घुसेगा तो यहाँ रुकावट पैदा होगी, यानी दो जगह। तो टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा यहाँ पे, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। समझ आई मेरी बातें। अब तुम्हें निकालना तो है कुल मिला के भी, तो अब यहाँ ओम के नियम वाले को अप्लाई करो। समझ आई मेरी बातें। तो ओम के नियम के हिसाब से देखोगे तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, भी बाई आर होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ई बटा, देखो तुम्हें फार्मूला रटाया नहीं, फील करा दिया। तो भी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। अब आर इंटू में है नीचे में, तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। याद रखना, ध्यान से समझना जैसे बता रहा हूँ। तो यहाँ हो जाएगा आर आपका इंटू में। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब आगे क्या करना है, आपको वैल्यू रखना है, वैल्यू रख के इसे हल करना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपका हो जाएगा भी बराबर ई का वैल्यू कितना है 1.5, फिर आपका स्मॉल आर कितना है 0.1, फिर 2.9, फिर 2.9। अब इसे आप कैलकुलेट करेंगे, जो भी आंसर आएगा आपका वोल्ट में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आंसर मैं हल्का सा बता देता हूँ, ठीक है। आंसर इसका 1.45 आएगा, 1.45। इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 1.45 वोल्ट होगा। आप करके चेक कर लेना आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करने लगेंगे तब तो आप तैयारी अच्छे से कर लिए, ठीक ना। इसको आप लोग करिएगा, नॉर्मल कैलकुलेशन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये समझ आया ना। तो इसी बेस पर यहाँ दो क्वेश्चन दिख रहा होगा, कितना, दो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो देख सकते हो 2024 में आया भी है। तो ये जो तीन क्वेश्चन मैंने बताया आंतरिक प्रतिरोध पे, एक ये जो मैंने सिखाया और एक जो दो दे रहा हूं, ये अगर तीन आपको फिट एंड तैयार है तो बिल्कुल डरना मत। आंतरिक प्रतिरोध से आएगा तो इन्हीं में से घुमा करके आएगा। समझ आई मेरी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो दोस्तों, एक बार अपनी स्क्रीन पर इस क्वेश्चन को देखो। लिखा है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए और दिए गए परिपथ में अमीटर द्वारा मापी गई धारा क्या, यानी धारा यानी आई पता लगाना है। क्या पता लगाना है, आई पता लगाना। और आई पता लगाना तो हर कोई जान रहा है कहां से निकलेगा, आई भी बाई आर से निकलेगा, ठीक ना। कहां से, भी बाई आर से। तो आपके पास है भी, आपके पास सीधे सीधे दिख रहा है 60, ठीक ना। भी आपका सीधे सीधे दिख रहा है, बस आर कहीं से निकल जाए तो आर तो यहीं से निकलेगा ना, तुल्य प्रतिरोध या टोटल रेजिस्टेंस। तो कैसे निकालोगे, यहाँ पे देखो। पहले बात तो यहाँ पे देखो, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ देता है, ये सीधे प्रश्न आपका 5 मार्क्स का चला गया, 2.5 नंबर आपका परिभाषा पे, व्हीटस्टोन सेतु का जो सिद्धांत होता है, और आपका 2.5 मार्क्स न्यूमेरिकल पे। व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है पहले हल्का सा समझो। जैसे देखो व्हीटस्टोन ब्रिज में होता क्या है कि जैसे मान लो इस तरह से प्रतिरोध हमने इस तरह से बनाया, सुनने की कोशिश करो पहले, ठीक है। इस तरह से मैंने प्रतिरोध बनाया, ठीक है। बीच में भी एक प्रतिरोध लगा दिया मान लो, ठीक है। प्रतिरोध भी लगा सकते हो या इस तरह से गैल्वेनोमीटर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक ना। मान लो मैंने एक प्रतिरोध ही लगा दिया, ठीक है। ध्यान से सुनना प्लीज, ठीक ना। अब मान लो यहाँ पे तुम्हारे पास 2 ओम है, यहाँ पे मान लो 5 ओम है, ठीक ना। यहाँ पे तुम्हारे पास या मान लो उल्टा कर देते हैं, यहाँ मान लो तुम्हारे पास 10 है, ठीक ना। कितना, 10 ओम 5 ओम, ठीक है। 10 ओम 5 ओम हो गया, और यहाँ पे तुम्हारे पास मान लो 2 ओम और यहाँ 1 ओम है, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। और यहाँ पे आपके पास कुछ भी है, मान लो 30 ओम है। अब कैसे पता चलेगा कि इस वाले का न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन में इस्तेमाल होगा वैल्यू बीच वाले का या नहीं, तो वो तय करता है व्हीटस्टोन ब्रिज। कैसे मैं समझाता हूँ। जब यहाँ से धारा आगे की ओर बढ़ती है तो देखो यहाँ पे काम करता है एक व्हीटस्टोन सेतु के हिसाब से कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों का हम रेशियो लेते हैं। कितना आंसर 2 आया। उसी तरह इसके और इसके वैल्यू का रेशियो लेते हैं 2/1। आंसर कितना है 2। अब बताओ दोनों सेम आया ना। जब रेशियो सेम आता है तो बीच वाला जो आपका रेजिस्टेंस या प्रतिरोध होता है वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, उसका उपयोग नहीं होता। जैसे यहाँ देखो, ध्यान से देखिए, इस वाले प्रतिरोध के लिए क्या ऐसा नहीं लगता यहाँ पे एक चतुर्भुज बन रहा है कुछ इस तरह से,
तो यहाँ पे देखें ध्यान से, तो यहाँ का रेशियो और यहाँ का निकालोगे तो एक जैसा है, इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। उसी तरह इसका और इसका रेशियो निकालोगे तो सेम आएगा, ये भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, यानी इसका भी उपयोग नहीं होगा, इसका भी उपयोग नहीं होगा। जब इसका उपयोग नहीं होगा तो आपको कुल ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा। कैसा दिखना शुरू हो जाएगा दोस्तों, कुछ इस तरह दिखना शुरू हो जाएगा। समझ आए मेरी बातें, कुछ इस तरह से दिखना शुरू हो जाएगा दोस्तों। जब इस तरह से दिखना शुरू हो जाएगा तब इसका आर निकलना बड़ा सिंपल हो जाएगा। अब ये देखो पूरा श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है पता है ना, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक ना। इसके बाद भी निकालना है, ठीक ना, तो इसे मान लो R डैश नाम दे देते हैं, ठीक ना। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, R1 R2 R3 को इसको नाम दे देते हैं R1 R2 R3, इसको R4 कह लेते हैं, इसको R5 कह लेते हैं और इसको R6 कह लेते हैं। तो तुम्हारा हो जाएगा 20 प्लस 20 प्लस 20 बराबर 60 आएगा आर डैश का वैल्यू। अब इस नीचे वाले को देखो, ये भी किस में है, श्रेणी क्रम में है, तो कितना हो जाएगा, इसे आर डबल डैश नाम दे दो, तो क्या हो जाएगा 20 प्लस 20 प्लस 20 बराबर 60 हो, ये भी हो गया 60 ओम आपका, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, जब इसको पूरी को मिला करके जब हमने हल किया तो क्या आया, आर डैश, तो आर डैश आया, तो इसका मतलब ये तीनों अब कैसा हो चुका है, अब ये तीनों कैसा हो चुका है, अकेला हो चुका है, ठीक है। इसको भी हल किए, ये आर डैश से है माना जा रहा है, अब इसको हल किए तो ये भी अकेला हो गया, और ये अकेला होकर के क्या बन गया है, आर डबल डैश। अब ये दोनों अभी फिलहाल देखो किस में है, समांतर क्रम में है। तो अब यहाँ पे समांतर क्रम में आखिरी है, इसके अलावा तो कुछ हल करना नहीं है, इसलिए डायरेक्टली अब हम आर डबल डैश या ट्रिपल डैश नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली आर लिखेंगे। तो 1/r होता है समांतर क्रम का फार्मूला, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। R1 की जगह क्या है डैश, R2 की जगह देखिए नीचे क्या है डबल डैश। अब वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। तो इसका वैल्यू कितना है आपके पास 60, इसका वैल्यू कितना है आपके पास 60, तो 1/r बराबर हो जाएगा, नीचे का सेम है, ऊपर में क्या हो जाएगा, एक और एक जुड़ के 2 हो जाएगा, पलटी मारोगे तो r/1 होगा, ये पलट करके क्या हो जाएगा 60/2 होगा, काटोगे तो कितना आ जाएगा 30 ओम आ जाएगा। यहाँ पे नीचे कितना आ गया 30, हल करोगे तो सीधे आ जाएगा आपका 30 दूनी 60, 2 एम्पियर की धारा बह रही है। ये जो अमीटर है वो कितने एम्पियर की धारा मेजर कर रहा है, 2 एम्पियर की धारा को। अब बताइए समझ आया, मजा आया, कर लोगे इस तरह का सवाल एग्जाम में आएगा तो पक्का ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अनुगमन वेग और धारा घनत्व वाले पे एक सवाल ले लेते हैं। कह रहा है, इस पे याद रखना दोस्तों, मेरे विद्युत धारा वाले चैप्टर में टोटल के टोटल मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन कराया हूं, जाकर के वन शॉट देख लीजिए आप, ठीक है। अब यहाँ पे है, कह रहा है एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझो, एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब है, ठीक है। ध्यान से समझिए, तो n का वैल्यू कितना हो गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब है, ध्यान से समझते जाइएगा। फिर आगे कहता है कि तार में इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग आपका एक, अनुगमन वेग यानी वीडी आपका क्या है, वीडी कितना है, 1.0 लिखो चाहे 1 लिखो, मतलब एक ही है, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इस सेंटीमीटर को किस में बदलोगे, मीटर में, क्यों, क्योंकि ये मीटर में दिया हुआ है, तो जैसे मीटर में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, कभी भी याद रखना सेंटीमीटर जब हटाया जाता है मीटर में लाने के लिए तो गुणे में 10⁻² लगाया जाता है, याद रखना है बात। यहां तक क्लियर हुआ। फिर उसके बाद आपका देखो, कह रहा है तार का हमें कह रहा है कि तार का धारा घनत्व की गणना कीजिए, यानी जे पूछ रहा है। तो जे और वीडी में रिलेशन क्या है, फार्मूला प्रूफ कराया गया है। तो आप देखो जब यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो आपका क्या मिल जाएगा, सीधे सीधे आपका जे इक्वल टू मिल जाएगा NeVd मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा NeVd। तो n का वैल्यू कितना है, 2 × 10⁻28 इंटू ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻19 होता है, तो आपको पता ही होगा। Vd कितना दिया हुआ है आपके पास, 1 × 10⁻²। अब जैसे आप इसे कैलकुलेट करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका काम है दोस्तों, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा। रही बात इसकी मात्रक की, तो मात्रक लिखेंगे एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, क्या लिखेंगे एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। यहां तक क्लियर, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए, स्क्रीन पर आपको एक न्यूमेरिकल दिख रहा होगा, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही यूनिक न्यूमेरिकल है, इस बार के बोर्ड एग्जाम में पक्का आ सकता है दोस्तों। कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले किसी एक कुंडली, ठीक है, जिसका 1.5 न्यूटन पर एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई है, ठीक है। कोई कुंडली है जिसका क्षेत्रफल क्या है दोस्तों, ठीक है, उसका क्षेत्रफल 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। कोई एक कुंडली है जिसका, ठीक ना, जिसका क्षेत्रफल क्या है दोस्तों 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपका चुंबकीय क्षेत्र कितना दिया हुआ है, याद रखिएगा 1.5 न्यूटन
पर एम्पियर मीटर, ये दिया हुआ। फिर आगे कहता है कि यदि कुंडली में फेरों की संख्या, जो कुंडली रखी गई है उसमें अगर फेरों की संख्या जो है वो कितनी है, 100 फेरे, यानी फेरों की संख्या हमेशा कैपिटल एन से लिखना है, ठीक ना। कितने हैं, 100 फेरे हैं। कितने हैं दोस्तों, 100 फेरे हैं। फिर कहता है आगे कि 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है। धारा यानी आई कितनी प्रवाहित हो रही है आपका दोस्तों, धारा प्रवाहित हो रही है 0.2 एम्पियर की, ठीक है, यहां तक आप समझिए। फिर उसके बाद कहता है पहले में कि कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। पहली बात तो समझिए कुंडली का, पहले में हमें अब ध्यान से समझिए, कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है उसे कैपिटल एम कहते हैं। क्या कहते हैं, कैपिटल एम। और फार्मूला होता है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, फार्मूला होता है आपका, फार्मूला होता है दोस्तों एन आई ए। क्या होता है, एन आई ए। एन होता है आपका फेरों की संख्या, आई आपका होता है दोस्तों, आई आपका है दोस्तों धारा, धारा कितना है 0.2 एम्पियर। अब रही बात क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को हम मीटर स्क्वायर में बदलेंगे, तो 5 गुणे कितना हो जाएगा 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब आप कहेंगे 10⁻⁴ क्यों होगा, सेंटीमीटर हटाएंगे तो -2 होना चाहिए ना। तो आप ध्यान से देखो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब होता है सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कितने बार हो गया, 2 बार। तो 1 सेंटीमीटर जब मीटर में बदलेगा तो 10⁻⁻2 लेके आएगा। ये सेंटीमीटर मीटर में बदलेगा तो 10⁻⁻2 लेके आएगा। 10⁻⁻2 10⁻⁻2 मिलकर 10⁻⁴ बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कुल मिला के 5 गुणे 10⁻⁴। अब बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं। अगर हो गया तो आपका इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 1 गुणे 10⁻⁻2 एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। सेकंड आता है, आपको क्या निकालना है, बड़ा इजी है ये भी। कह रहा है कि कुंडली पर अधिकतम बल आघूर्ण कितना होगा। कुंडली पर अधिकतम बल आघूर्ण यानी मैक्सिमम टॉर्क पूछ रहा है, तो फार्मूला हो जाता है m इंटू पी हो जाएगा। और m का वैल्यू भी जस्ट निकला है, कितना है 1 गुणे 10⁻⁻2, ठीक है। और b आपको पता ही है कितना है 1.5। अब जैसे इसे कैलकुलेट करोगे वो आपका आंसर हो जाएगा। बताइए समझ आया। इस वैरायटी पे क्वेश्चन जब भी आएगा तो बहुत ज्यादा तामझाम भी नहीं है, नॉर्मल ये 2 फार्मूले की मदद से आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से देखना दोस्तों, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। चलिए तो अलग हो गया, ठीक ना, परिभाषा हो गया। फिर उसी में जुड़ा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है 1.0 गुणे 10⁻⁹ कूलाम आवेश, ठीक है। चलिए आवेश आपको कितना दिया हुआ है 1.0 लिखो, चाहे 1 लिखो, मतलब एक ही होता है, ठीक ना। 1 गुणे 10⁻⁹ कूलाम का आवेश है। फिर कहता है कि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर कितना 4i कैप प्लस 3j कैप टेस्ला में भी वेक्टर माइनस, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से समझना दोस्तों, ठीक ना, नहीं तो बहुत कुछ खो दोगे, ठीक ना। मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, प्रवेश करता है तो कण पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण तथा दिशा बताना है, यानी हमें आपको बल बताना है। तो फार्मूला क्या होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। फार्मूला बल निकालने का आपका होता है इस परिस्थिति में, जब Q हो, B वेक्टर हो, V वेक्टर हो, तो उस दौरान फार्मूला आपका होता है Q इंटू ब्रैकेट में, याद रखना ब्रैकेट में आपका होता है V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। समझ आई मेरी बात, V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अब यहाँ पे आप वैल्यू रखोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से समझना दोस्तों, Q का वैल्यू कितना है 1 गुणे 10⁻⁹। अब आप ध्यान से देखो, V वेक्टर का वैल्यू कितना है -75i प्लस 100j। ध्यान से समझना, डॉट प्रोडक्ट नहीं है, क्रॉस निकल रहा है, याद रखना। फिर अगला क्या आएगा आपका, अगला है आपका दोस्तों 4i कैप प्लस 3j कैप। चलिए यहां तक आपको क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करना है ध्यान से समझो, उसके बाद कुछ बेसिक जान लो। अगर i क्रॉस i है, सेम चीज अगर मिले तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। जैसे j क्रॉस j रहे तो भी क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगा। k क्रॉस k रहे तो भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मेरे पास i क्रॉस j हो तो बताओ इसमें मिसिंग कौन है, k, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा k। अगर मान लो मेरे पास यहीं पे एग्जांपल के तौर पे j क्रॉस k है तो आपका आंसर क्या आएगा, i आएगा। समझ आई मेरी बात है। अब एक और चीज सीख लो लगे हाथ। अगर मान लो मेरे पास j वेक्टर j कैप क्रॉस k कैप है, ठीक ना, मेरी मर्जी है कि मैं इसे पलट के लिखना चाहूंगा, k पहले लिखूं और j
बाद में लिखना चाहूंगा तो चिन्ह अपने आप आ जाएगा, एक चिन्ह बदल जाता है पलटने पर, ठीक है। ये बेसिक चीजें याद रखना। अब ध्यान से समझो, 1 गुणे 10 घाते माइनस 9। अब आपको करना क्या है, इस आई वाले को पकड़ना है और इन दोनों के साथ पहले क्रॉस करना है। तो इस आई वाले को आई वाले से करोगे तो पहले ही जीरो हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आई कैप क्रॉस होगा तो जीरो हो जाएगा। तो इसका इससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं, बचा कौन? इसका और इससे। तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो हो जाएगा माइनस 75 का 3 से गुणा कर लो। 75 का 3 से गुणा करो, 3 पचे 15 की 5 हाथ में लगाए, 7 त्रिक 21 और ठीक है, तो कितना आ जाएगा कुल मिलाकर आपका 225 आ जाएगा माइनस में, ठीक है। और आपका क्या आ जाएगा, आई क्रॉस जे हो जाएगा। इसका काम हो गया। अब जे वाले का आई के साथ कर सकते हो, तो कितना हो जाएगा प्लस 400 जे क्रॉस आई। लेकिन इसका इससे नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि जब जे कैप का जे कैप वाले के साथ क्रॉस होगा तो ये वैल्यू पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलो बहुत खूब, अब यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 गुणे 10 घाते माइनस 9 हो जाएगा, माइनस 225 आई, सोचो मैंने क्या बोला था, आई कैप इंटू जे कैप, क्रॉस जे कैप को क्या लिख सकते हो आप, के कैप लिख सकते हो, प्लस अब यहाँ पे देखो ये उल्टा है थोड़ा सा, आई और जे पीछे कर देते हैं, आई को पहले जे को पीछे, तो ये प्लस जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। हाँ या ना में जवाब चाहिए। अब ये हो गया आई और ये हो गया जे। अब इसको हटा के मैं चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, के कैप लिख सकता हूँ। समझ आ रहा है दोस्तों, एक एक पॉइंट बता रहा हूँ। अब इसे देखो, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, इसे कैलकुलेट कर दो तो आपके पास आ जाएगा। ध्यान से देखना दोस्तों, जैसे ही आप इसे जोड़ोगे तो आपका, अब इसे जब कैलकुलेट करोगे दोस्तों तो आ जाएगा 1 गुणे 10 घाते माइनस 9। देखा कितना प्यारा सा क्वेश्चन था। देखो अगर कैलकुलेशन सही हो, आपको टेक्निक पता हो तो सवाल आसान लगेगा ही, ठीक ना। इसको करोगे तो हो जाएगा माइनस 625 के कैप, ठीक ना। तो कुल मिला के एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 625 गुणे 10 घाते 9 के कैप, ठीक ना। याद रखना। अब एक सवाल करता हूँ, कोई पूछा ना कि किस दिशा में है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस, तो बताओ के कैप किसके लिए काम करता है, जेड एक्सिस की। तो जेड एक्सिस की दिशा में है। समझ आई मेरी बातें? हो गया सवाल खत्म, क्लियर हुआ, मजा आया। अब इस वैरायटी का क्वेश्चन आएगा तो जरूर एकदम फोड़ के आना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ए वाले क्वेश्चंस को अगर आप छोड़ दिए दोस्तों तो बहुत पछताओगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, पछताना निश्चित है। क्योंकि या तो यहां से परिभाषा या तो न्यूमेरिकल पक्का पूछता ही पूछता है। जैसे यहां पे देख सकते हो, कह रहा है स्वप्रेरण गुणांक एवं अन्योन्य प्रेरण गुणांक को परिभाषित कीजिए, ठीक है। बहुत ही इजी है, इसे आप तैयार कर लेना। अगर आप नहीं कर पाओगे तो मैं एक जल्द ही वीडियो लेके आने वाला हूं, जिसमें एक ही वीडियो के अंदर सारे मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषाएं होंगी, जो कि बिना रटाए समझाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद कह रहा है, याद रखना है, सही सवाल देता है। एक सवाल जो आपको एग्जाम में पूछेगा, वहां पे कुछ डेफिनेशन भी छोटे छोटे ऐड कर देता है और उसी के साथ आपको न्यूमेरिकल दे देता है। कहां बन जाता है सवाल 5 मार्क्स का। समझ आई मेरी बातें? फिर कह रहा है, उसके बाद कह रहा है परिभाषित कीजिए। फिर कहता है कि 5 हेनरी स्वप्रेरकत्व वाली कुंडली में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ध्यान से समझिए, स्वप्रेरकत्व कैसे कहते हैं, यल को कहते हैं, ठीक ना, याद रखना। तो कितना दिया है, 5 हेनरी, ठीक ना, 5 हेनरी दिया है, या लिख दिया है मैंने, चलेगा। फिर क्या दिया है कि 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी आई कितना है दोस्तों, ध्यान से समझना, आई कितना है दोस्तों, 5 एम्पियर। तो याद रखना, कभी भी इस तरह से देगा तो यहाँ पे जीरो में से घटाना पड़ता है, ठीक ना, जीरो में से, क्योंकि आप डेल्टा आई निकाल रहे हो, एवरेज निकाल रहे हो, ठीक ना। तो याद रखना, जीरो में से 5 को घटाओगे तो कितना बचेगा आपका, -5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, -5 एम्पियर। फिर आता है डेल्टा टी, डेल्टा टी यानी समय। समय कितना दिया हुआ है आपको, 0.1 सेकेंड में शून्य हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना, यहाँ पे 0.1 सेकेंड हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको निकालना क्या है, ध्यान से समझो। क्या रहा है, कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो प्रेरित वैद्युत वाहक बल यानी ई का गणना करना है। तो ई का फार्मूला होता है E = -N, ध्यान से सुनना, E = होता है -L × डेल्टा I बटा डेल्टा T। ये दिमाग में रखना दोस्तों। अब वैल्यू रख दोगे, आंसर आ जाएगा। L कितना है आपके पास, 5 गुणे -5 बटा, अब समझ आ गया होगा माइनस क्यों लिया गया। अगर आप यहाँ माइनस नहीं लेते ना, जैसे होता है ना कि सर अगर काम झाम ना करना पड़े तो क्या है, आप डायरेक्टली 5 लेके कर सकते हो, बस आपको पॉजिटिव में लाना है आंसर, ठीक ना। फिर यहाँ क्या आ जाएगा, 0.1, तो आ जाएगा माइनस माइनस कट जाएगा, 50 0.1, इसे कैलकुलेट कर दो, आंसर आ जाएगा। समझ आई मेरी बातें, कर लोगे पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों उस चैप्टर पे आ गए हैं दोस्तों, जिसको एकदम दिल थाम के बैठना, एकदम अच्छे से सीखना दोस्तों। वो मैं शब्द कहने वाला हूं जो बहुत टीचर कहने में डरते हैं। इसमें अनगिनत फार्मूले होंगे और अनगिनत फार्मूले को मैं एकदम इजी ढंग से आपको समझा दूंगा और रटना भी नहीं पड़ेगा। जो मैं कह रहा हूं अभी तुरंत साबित करके दिखाऊंगा दोस्तों।
जैसे मैं कह रहा हूं समझना, ठीक है। रही बात इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो, वो भी आपको मिल जाएगा चैनल पे, आप जाकर के देखोगे। तो ध्यान से सुनो मेरी बात को। प्रत्यावर्ती धारा जिसे अल्टरनेटिंग करंट भी कहते हैं, ठीक ना, इस पे आधारित हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं, ठीक ना। इसके फार्मूले को कैसे प्रूफ किया जाएगा, कैसे क्या होगा, वो वन शॉट वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक ना। तो ध्यान से प्रूफ वाले डेरिवेशन वाले में, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे डीसी करंट क्या होता है, ऐसे सीधे जाता है, ठीक ना। इसमें अप डाउन नहीं होता है, लेकिन अल्टरनेट यानी एसी करंट जो होता है एक बार पीक तक पहुंचेगा फिर आ जाएगा नीचे, फिर ऐसे करके इस तरह से इसका ग्राफ होता है। किसका? एसी करंट का, प्रत्यावर्ती धारा का। ध्यान से समझना, ठीक है। अगर ये कहा जाए इस पॉइंट पे देखो, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। जैसे मान लो एक बल्ब है, ठीक ना। अगर एक बल्ब है, एक बल्ब जल रहा है, ध्यान से सुनो। तो होता क्या है, हमारे घर में जो बिजली आती है वो आपको पता होगा 50 हर्ट्ज की होती है। कितनी? 50 हर्ट्ज पावर की होती है, ठीक ना। कितनी? 50 हर्ट्ज की। 50 हर्ट्ज का मतलब होता है 100 बार जलना, 100 बार बुझना। यानी बल्ब अगर जल रहा है, आपके घर का जो बल्ब जल रहा है वो 100 बार जल रहा है, 100 बार बुझ रहा है। कैसे? देखो ध्यान से समझो, देखो ध्यान से समझना ना। यहाँ पे तो 0 ही है, यानी बुझा हुआ है। यहाँ पहुंचा, ये होता है इसका शिखर मान। क्या होता है? शिखर मान। इसे शिखर यानी पीक वैल्यू कहते हैं, ठीक ना। अगर करंट को इसको, तो इसे आई नोड कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? आई नोड, ठीक ना। याद रखना, ये शिखर मान है। अगर यहाँ पे क्या होगा, बल्ब तुम्हारा जलेगा, फिर यहाँ के बल्ब बुझ जाएगा, फिर यहाँ के बल्ब जलेगा, फिर यहाँ के बल्ब बुझ जाएगा। समझ आए मेरी बातें? इस तरह से चलता रहेगा ये केस। समझ आए मेरी बातें? तो ध्यान से समझना, ये आपका ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है और नीचे की तरफ जाओगे तो ये वाला निगेटिव में आई नोट होता है, ठीक है। ये सब चीजें समझो। और यहाँ का जो वैल्यू निकाला जाता है वो कैसे निकाला जाता है, यहाँ पे देखो, अगर आपको मान लो इस तरह से कोई प्रतिरोध तार हो, कुछ याद करो ध्यान से। अगर इस तरह से लगा हो, ये जो सिंबल बैटरी का होता है वो होता है डीसी करंट के लिए। किसके लिए? डीसी करंट के लिए, ठीक ना। ये वाला जो सिंबल होता है वो डीसी करंट के लिए होता है, डायरेक्ट करंट के लिए, ठीक ना। और याद रखना, इसका जो फार्मूला होता है वोल्टेज निकालने का, V इक्वल टू क्या होता है, याद होगा। इसका जो करंट का फार्मूला होता है वो क्या होता है, आपको पता होता है दोस्तों, V/R होता है कि नहीं? ईमानदारी से बताइएगा, होता है कि नहीं? लेकिन क्या होता है यहाँ पे, देखो गेम समझो पहले। यहाँ पे करंट का फार्मूला हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे अल्टरनेटिंग करंट हो, कुछ इस तरह से, यहाँ पे ए वाला लगा हो, कुछ इस तरह से डिजाइन में बना हो, तो समझ लेना ये एसी करंट का सिंबल है। किसका? एसी करंट का। फिर आई का जो फार्मूला होता है, आई इज इक्वल टू आई नोड साइन ओमेगा टी हो जाएगा। समझा? यहाँ पे अगर वोल्टेज निकालो ओम के नियम के सिंपल वाले से, जो आप करते आए हो विद्युत धारा वाले चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ भी निकालोगे तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू आर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू V नोट साइन ओमेगा टी हो जाएगा। समझ आई मेरी बातें? आगे बहुत खेल है फार्मूले में, ठीक ना। कैसे क्या करना सबको समझाऊंगा एक एक करके। चलो स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से देखना दोस्तों, सारे फार्मूले एक दूसरे से लिंक हो जाएंगे और बहुत ही इजीली तरीके से आपको चीजें समझ में आने लगेगी। कौन क्या है क्या नहीं है सब कुछ समझ में आ जाएगा। समझ आई मेरी बातें? फिर न्यूमेरिकल तो एकदम मक्खन हो जाएगा दोस्तों। ये एकदम बहुत ही खास है दोस्तों। यहां से न्यूमेरिकल या तो डेरिवेशन पूछा जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको न्यूमेरिकल मिल जा रहा है और वन शॉट वाले में पूरा कॉन्सेप्ट और डेरिवेशन मिल जाएगा। उसमें और मजा आएगा। क्यों? क्योंकि आधा से ज्यादा जानकारी तो यहीं पे मिल जा रहा है। देखो ध्यान से समझना, ये बात आपको पता होगा दोस्तों कि ये जो नॉर्मल तार है जिसमें आपका प्रतिरोध R होता है, ठीक ना। सीधे वाले नॉर्मल तार में प्रतिरोध R होता है। R का मतलब क्या होता है? देखो प्रतिरोध का मतलब क्या है? प्रतिरोध का मतलब है रुकावट, ठीक है। प्रतिरोध का मतलब रुकावट। ध्यान से समझना जो बता रहा हूं मैं। तो यहां तक समझ आ रही मेरी बातें? अगर ये R है, ध्यान से समझो, अगर यहां से करंट I ऐसे जा रही है तो इसे R क्या करेगा? रोकेगा। क्या करेगा? रुकेगा, एक रुकावट पैदा करेगा। तो यहां से एक फार्मूला आता है आर का, वो होता है V/I। ये ओम के नियम से होता है। देखना ना इस सारे फार्मूले कैसे पता चलते जाएंगे। उसी तरह यहाँ C है। क्या है? C है, ठीक है। ध्यान से समझना, तो यहाँ पे रुकावट जो आएगी उस रुकावट को बोला जाता है XC बोला जाता है। यहाँ पे जब करंट जाएगा तो यहाँ पे जो रुकावट पैदा होगी उसे XC कहा जाएगा। और इसे कहते क्या है दोस्तों? ध्यान से समझो, इसमें या फिर इसमें जो रुकावट होगी, रुकावट मतलब समझ रहे हो ना, उसे हम याद रखना प्रतिघात कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रतिघात। धारिता वाला रोकेगा तो धारितीय प्रतिघात। XC क्या हो जाएगा? धारितीय प्रतिघात। वाह, डांस हो गया, ठीक है। और यल वाले में जो रुकावट होगा वो क्या होगा? XL होगा। और इसे यल को क्या बोलते हैं? प्रेरकत्व बोलते हैं, ठीक ना। तो इसे प्रेरकीय प्रतिघात लिख लीजिएगा, ठीक ना। क्या बोलेंगे दोस्तों? यहां पे जो प्रतिघात आ रहा है, प्रतिघात यानी रुकावट, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं दोस्तों प्रेरकीय। याद रखना, ये तो धारितीय हो गया और ये प्रेरकीय या प्रेरकत्व प्रतिघात, जो भी कह लो, ठीक है। यहां तक समझ आया? अब देखो फार्मूले की बात आती है, तो यहां भी वही फार्मूला होगा, XC बराबर क्या होगा? V/I। बस फर्क क्या होगा?
अब तुम इसमें घुस गए, ये सब अल्टरनेटिंग करंट को शो करने लगेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V नोट हो जाएगा और यहाँ I नोट हो जाएगा। बताओ समझे कि नहीं? फार्मूला मिला, मिला कि मिल गया ना? और यहाँ पे देखोगे तो क्या हो जाएगा, XL बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे एक फार्मूला बढ़ता जाएगा। तुम XL को चाहो तो तुम XL को यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक ना, नोट करते जाना मेरे भाई। V नोट बाई I नोट है, क्या है आपके पास, XL। तो आप चाहो तो XL को हटा के, यहाँ पे देखो, इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, चाहो तो XL को हटा के तुम ओमेगा L लिख सकते हो। L का मतलब पता ही है, प्रेरकत्व होता है, ठीक ना। और ओमेगा जान लो, कोणीय वेग होता है। क्या होता है ओमेगा? कोणीय वेग होता है। क्या होता है ओमेगा? यहाँ लिख देता हूँ, ओमेगा क्या होता है, कोणीय वेग होता है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक ना। बहुत ही इजीली तरीके से मैं डिलीवर कर रहा हूँ ये सब चीजें। अरे ना मिलेगा मेरे भाई, स्मार्ट बोर्ड वाले के पास भी ये सब ना मिलेगा, ठीक ना। ये पूरी दिमाग की खुराफाती आइडिया है जो आपके सामने पेश कर रहा हूँ आसान तरीके से। समझ आई मेरी बातें? तो ध्यान से समझना। फिर इसके बाद क्या करोगे, ध्यान से समझो। ओमेगा का एक फार्मूला भी होता है, ओमेगा को लिख सकते हो 2 पाई एफ लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 2 पाई एफ। तो यहाँ पे कुल मिला के वी नोड आई नोड, नोड लगता है तो उच्च मान हो जाता है ना, उच्च मान यानी शिखर मान। कहाँ लिखा है मैंने, आई नोड का मतलब धारा का शिखर मान, और आई केवल धारा है, और ये जो ओमेगा टी है ये फेज है। फेज यानी कहने का मतलब कला है, ठीक ना। अब देखो, नहीं समझे? अरे यार इजी तो है। देखो ऐसे करके कोई जा रहा है, ठीक ना, एक और यहाँ से तरंग अगर ऐसे जा रही है, तो यहाँ से और यहाँ के बीच में जो गैप है, ये क्या है, उसकी कलाएं है ना, कलाओं में अंतर। ध्यान से समझना। ओमेगा को क्या लिख सकते हो, 2 पाई एफ इंटू एल। अब देखो यहाँ फार्मूला एक नया मिल गया। क्लियर हुआ? उसी तरह अब इस वाले को देखो, उसी तरह यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक फार्मूला मिला, उसी तरह इसको हम एक्स अस्सी को हटा के कुछ अलग लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं, आइए देखते हैं। अब ये सब मिटा करके दोस्तों, जितना मैंने अभी बताया वो चीज यहाँ लिख दिया है, देख सकते हो। आपका क्या है, ये आपका प्रेरकत्व का प्रेरण प्रतिघात है। ओमेगा कोणीय वेग बता दिया। एफ आपको पता ही है फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक ना, इसका मात्रक हर्ट्ज में होता है, याद रखना, ठीक है। अब आपको यहाँ से एक फार्मूला निकालता हूं मैं, देखो फार्मूला आपको पता ही है, ओम का नियम के हिसाब से क्या होता है, V बाई आई बराबर आर होता है, यही होता है ना। यही थीम यहाँ रखो, V नोट बाई आई नोट बराबर क्या हो जाएगा, एक्स अस्सी। एक्स अस्सी को तुम हटाओगे तो ओमेगा सी नहीं लिखोगे, सी वाले में क्या होगा, बटे में लिखा जाएगा। इसको किस में लिखा जाएगा, बटे में, ओमेगा सी, ठीक है। अब बताओ, 1 बाई ओमेगा का वैल्यू पता ही है, 2 पाई एफ इंटू सी। क्लियर हो गया? मजा आया? बता दो कौन क्या क्या है। ये आपका है प्रतिघात, ठीक है। एफ क्या है पता ही है, ओमेगा क्या है पता ही है, ये विभवांतर का शिखर मान या उच्च मान, या फिर आई क्या है आपका, शिखर मान है धारा का, ठीक है। और कुछ बचा क्या, सी आपका धारिता है, ठीक ना। सी आपका क्या है, धारिता है, और ये बता ही दिया मैंने। क्लियर हुआ? पक्का ना? मजा आया ना? अब ये पूरा फार्मूला क्लियर हुआ। यही सब चीजें देखो रटना पड़ता था तुम लोग को, लेकिन अब रटो मत। यहां से ओम के नियम से लिंक करना, ओम के नियम से लिंक करना, याद रखना, बस याद रखना। ओम के नियम से जैसे ही लिंक करोगे तो एक्सएल बराबर में रखना, ये रुकावट है, ये सब रुकावट है। अब देखो होता क्या है कि हम अलग से अगर अकेले में रुकावट निकाल रहे थे तो पता चल गया, लेकिन अब इसको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे। जैसे मान लो, अब आ जाओ देख लो, जल्दी से देखो। एल आर परिपथ अगर साथ में रहेगा तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। जब यहां से करंट ऐसे जाएगा तो रुकावट यहां भी आएगी, रुकावट यहां भी आएगी। यल रुकावट है नहीं, एक्स एल रुकावट है, ठीक है। तो ज्यादा कुछ मत करो, ये जो आर है रुकावट, आर का स्क्वायर करो, एक्स एल का स्क्वायर करो, प्लस कर दो, रूट कर दो, और बराबर में वी बाई आई लिख दो। वी बाई आई को तुम जेड लिख सकते हो, और जेड बराबर ये हो गया तुम्हारा, जेड को कहते हैं प्रतिबाधा, प्रतिबाधा। और एक्सएल को तो चाहे जान ही रहो, चाहो तो मॉडिफाई करना है फार्मूले को, तो एक्सएल हटा करके ओमेगा एल लिख सकते हो, पता है कि नहीं। उसी तरह अगर हम सी आर लें, क्या ले, सी आर, सी आर वाला नहीं, ठीक है, सी आर है, ठीक है, तो हो जाएगा आर का स्क्वायर, और सी क्या है, रुकावट नहीं, रुकावट क्या है, ठीक है। इसको हटा के इतना लिख सकते हो, गया फार्मूला। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब अगर एलसी परिपथ की बात करें तो एलसी परिपथ में क्या होता है कि दोनों का जो प्रतिघात होता है लगभग बराबर होता है, इसलिए जेड का वैल्यू जो होता है यानी प्रतिबाधा वो 0 हो जाता है, इसलिए इसकी बात हटाइए। अब आती है एलसीआर परिपथ, ठीक है। ये चिंता मत करिए, ये सारे डेरिवेशन अच्छे तरीके से मेरे वन शॉट वीडियो में मिल जाएगा दोस्तों, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या है कि जेड निकालोगे तो आर हो जाएगा, और यहाँ पे जैसे मैंने बताया ना, ये दोनों एक दूसरे के लगभग बराबर होते हैं, लगभग एक दूसरे के बराबर, वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, ठीक ना, यहाँ स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ तक हो गया, ये सब फार्मूला यूज होगा दोस्तों, ठीक है। कहाँ इस्तेमाल होगा सब बताऊंगा, न्यूमेरिकल स्टार्ट करने ही वाला हूँ जस्ट, ठीक है। और याद रखिएगा, आई आर एम एस भी पूछा जाता है, यानी धारा का वर्ग माध्य मूलमान,
और विभवांतर का यानी वोल्टेज का वर्ग माध्य मूलमान भी पूछा जाता है। दोनों का फार्मूला ये है दोस्तों, ठीक है। इससे ज्यादा कोई फार्मूला इस्तेमाल नहीं होगा, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। तो सबसे पहले दोस्तों एक इस तरह का सवाल ले लेते हैं, फिर आते हैं डायग्राम वाले सवाल पे, ठीक ना। तो ध्यान से देखो, कह रहा है एक प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण इतना दिया हुआ है, ठीक है। वोल्टेज क्या दिया हुआ है, V इक्वल टू 100√2। देखना ना कितना प्यारा बच्चों जैसा लगेगा क्वेश्चन। आप अगर नहीं की होगी इससे पहले तो देखने में बहुत कठिन लग रहा होगा, लेकिन देखना कितना आसान है। जब भी वोल्टेज वाला दे तो तुलना करना, तुलना किससे करना, वोल्टेज वाले फार्मूले से, बताया हो ना। अब जैसे से बताऊं समझना। V नोट साइन के बगल में क्या है, V नोट, और यहाँ साइन के बगल में क्या है 100√2। इसका मतलब V नोट का वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा 100√2। यहां तक क्लियर है। साइन के जस्ट ब्रैकेट में क्या है 100 पाई टी, और इधर क्या है ओमेगा टी। तो टी से टी गया, टी से टी गया, तो ओमेगा का वैल्यू कितना मिल गया, सीधे सीधे आपको 100 पाई। ठीक है दोस्तों, अब देखो तुमसे क्या निकालना है, दो चीजें निकालना है। पहला आपको निकालना है वोल्टेज का वर्ग माध्य मूलमान यानी VRMS निकालना है। फार्मूला होगा V नोट बाई √2। देखो याद रखना यार, ये सब चीजें बहुत हार्ड नहीं है, ठीक ना। तो V नोट का वैल्यू कितना आपके पास 100√2 अपॉन √2। अब √2 से √2 निपट जाएगा, बचा क्या 100 वोल्ट। अब बताओ कितना मजेदार क्वेश्चन था, क्लियर हुआ। अब आपको निकालना है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। तो ओमेगा को आप क्या लिख सकते हो बताओ, 2 पाई f लिख सकते हो नहीं, और f निकालना है आपको। तो ओमेगा का वैल्यू कितना है 100 पाई, और इधर क्या है 2 पाई इंटू एफ। पाई से पाई मर गया, 100/2 हो जाएगा f। तो सीधे सीधे आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, कटने के बाद 50 आ जाएगा, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज, ठीक ना। तो 50 हर्ट्ज आ जाएगा। अब बताइए सवाल खत्म हुआ, कितना प्यारा सा सवाल था। अब आइए लेवल बढ़ा के थोड़ा करते हैं। इस क्वेश्चंस पे अगर दोस्तों पकड़ बना लिया तो समझ लो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, क्योंकि ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है इसमें लगभग सब चीज निकालना है जो छोटे प्रश्न में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इस प्रश्न को अगर आप कर लेते हो तो समझ लो आप बहुत बड़ा काम कर लोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये वर्ड प्रॉब्लम में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। कह रहे हैं कि हमारे पास इस तरह से एक स्रोत दिया हुआ है जिसमें आपका RCL यानी LCR जुड़ा हुआ है, जिसका जो वोल्टेज दिया है इतना दिया हुआ है, और इसका आंतरिक स्रोत का प्रतिरोध जो है इतना दिया हुआ है, ध्यान से समझना, ठीक है। और R का वैल्यू दिया है, जो बाह्य प्रतिरोध होता है 1000, जो धारिता दिया है 10 पाई, और जो यल है प्रेरकत्व वो दिया है 20/पाई, ठीक है दोस्तों। अब आपको निकालना क्या है, वोल्टेज का शिखर मान यानी V। बहुत ईजी है, देखना ना फटाफट हो जाएगा, देखने में लग रहा है बड़ा सवाल, ठीक ना, तरीका बहुत बढ़िया है ना, इसलिए आसान से हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है, फिर XL यानी प्रेरण प्रतिघात, फिर धारितीय प्रतिघात, फिर उसके बाद प्रतिबाधा। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो पहले जो दिया है उसे रखो। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या है, कैपिटल R दिया हुआ है 1000, फिर उसके बाद C दिया हुआ है 10/पाई, फिर उसके बाद L दिया है आपके पास 20/पाई, ठीक है। फिर तुलना करो, जो वोल्टेज दिया है V कितना दिया है आपके पास 250 साइन 100 पाई टी। तब इसे तुलना कर दो, V बराबर V नोट साइन ओमेगा टी से कंपैरिजन करो, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, V नोट मिल जाएगा। तुलना करने पे क्या हो जाएगा, V नोट आपके पास कितना आ जाएगा 250। अब बताओ आपको क्या पूछ रहा था, V नोट पूछा था, हो गया पहला सवाल खत्म, पहला क्लियर हुआ कि नहीं। अब आपको क्या पूछा है सेकंड में, फ्रीक्वेंसी पूछा, देखना कितना आसानी से निकलेगा। इसके बराबर में कौन है, ये है ओमेगा, टी बराबर क्या है 100 पाई टी, तो टी से टी कट जाएगा। ओमेगा को क्या लिख सकते हो बताओ आप लोग, 2 पाई एफ लिख सकते हो, यहाँ आ जाएगा 100 पाई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों, बिल्कुल क्लियर होगा। उसके बाद देखो पाई से पाई भी कट जाएगा, 2 उधर चला जाएगा, तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 100/2 यानी कुल मिला के 50 हर्ट्ज आ जाएगा। ये भी हो गया, दूसरा प्रश्न आपका क्लियर हो गया, मजा आ रहा है। अब तीसरा देखो क्या निकालना है, एक्सएल। तो एक्सएल कैसे निकलता है ध्यान से समझना, आपको एक्सएल निकालने का तरीका बताता हूं, ध्यान से समझना। एक्सएल को आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा एल लिख सकते हो, याद करो बता चुका हूं। तो एक्सएल बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा को लिख सकते हो 2 पाई एफ इंटू एल, लिखा जा सकता है। अब बताओ आपके पास क्या है, 2 हो गया, पाई हो गया, इंटू एफ कितना है आपके पास 50 हर्ट्ज, फिर एल कितना है आपके पास 20/पाई, पाई से पाई कट जाएगा, इसे कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, कुल मिलाकर के आपका आ जाएगा 5 दूनी 10, 1000, और 200 गुणा करोगे तो कुल मिला के आपका 2000 आ जाएगा, ठीक ना। प्रेरण प्रति बाधा जो होगा
आपका सॉरी प्रेरण प्रतिघात जो होगा वो आपका क्या होगा 2000 होगा। समझ आई मेरी बातें? अब याद रखना ओम लगा लेना, ठीक है, क्योंकि एक तरह से रुकावट है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका दोस्तों, तीसरा भी आपका निकल गया, यहाँ तक क्लियर हुआ। उसी तरह आप क्या निकालोगे दोस्तों, उसी तरह आपका एक्स सी निकलेगा। यहाँ पे निकाल देता हूँ, एक्स से निकालने के लिए क्या फार्मूला लगाओगे, 1/ओमेगा सी, ठीक है। तो 1/ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई एफ और इंटू पे सी का भी वैल्यू है, वैल्यू रख करके कैलकुलेट करोगे ये मिल जाएगा। जेड निकालने का तरीका क्या है, r² प्लस एक्सएल एक्स सी का स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यू रख करके इसे कैलकुलेट कर दोगे। समझ आई मेरी बातें? हाँ, आर यहाँ पे आपका जो है, जैसे यहाँ आर दिख रहा है, ए वाला आर नहीं रखोगे, टोटल आर आपका जो होगा वो 1000 ए हो जाएगा, और आपका जो आंतरिक प्रतिरोध था वो 1000 मिल करके 2000 बना लेगा। कितना, 2000। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2000, इसे मिटा दो आप। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 2000 का स्क्वायर, और अंदर में क्या होगा दोस्तों आपको पता ही है, वैल्यू पता चली गया है सबका। तो दोस्तों अंदर में एक्सएल कितना है, 2000 का स्क्वायर हो जाएगा। एक्स सी जब निकालोगे इसे कैलकुलेट करके तो आपका 1000 आएगा। तो 1000 का स्क्वायर। अब बताओ इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद आपका पूरा आंसर आ जाएगा। अब बताइए इस तरह क्वेश्चन हो पाएगा? तो यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया दोस्तों, तो आपका जो फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट है वो पूरा कंप्लीट हो गया, पूरी न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गई। फिजिक्स के सेकंड पार्ट से न्यूमेरिकल बहुत कम आता है, और जो आता है उसको भी मैं इसके अगले वीडियो में कराऊंगा दोस्तों, क्योंकि फर्स्ट पार्ट को और सेकंड पार्ट को अलग रखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। इनमें से न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा फंसेगा दोस्तों, याद रखना वैरायटी यही रहेगी, नंबर बदल सकता है लेकिन फॉर्मेट यही रहेगा, याद रखना। अब थोड़ा बहुत नंबर चेंज हो जाए तो मत कह देना कि न्यूमेरिकल नहीं फंसा, ठीक ना, फॉर्मेट यही रहेगा, मैं इतने दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों। समझ आई मेरी बातें? याद रखना दोस्तों कि बेहतर इसे तैयार करो, प्रैक्टिस करो, और इससे रिलेटेड एक आध दो न्यूमेरिकल और लगाओ, जैसे ये वाला मैंने किया। तो इस डायग्राम पे आधारित अगर जो कम से कम 2 से 3 डायग्राम वाले क्वेश्चन नहीं करेगा उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा पढ़ने का, इसलिए इस पर आधारित 2-3 डायग्राम वाले न्यूमेरिकल अच्छे से करना दोस्तों, ठीक है। अब मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।